हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की, और हमारी जो पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने बात की अगस्त प्रस्ताव की। मैंने आपको कहा कि एक दो चीजें हमने बात करी थी। एक तो त्रिपुरा कांग्रेस संकट की बात कही, जहां सुभाष चंद्र बोस मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही अंदर जो राजनीति चल रही थी, जो गुटबंदी जो चल रही थी, उस गुटबंदी में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो सुभाष चंद्र बोस को हुआ। और कहीं ना कहीं ये स्थितियां इस प्रकार की बन चुकी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का विघटन होना तय था। लेकिन उसी समय गांधी जी के चहते राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का एक बार पुनः क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, और कांग्रेस का जो ये विघटन होने वाला था, इस विघटन को बचा लिया गया। फिर उसके बाद हमने बात की अगस्त प्रस्ताव की, जहां कांग्रेस ने एक मसौदा रखा ब्रिटिश सरकार के सामने। क्या रखा? मसौदा ये रखा कि साहब, यदि हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आपका सहयोग करते हैं तो आपको हमें पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना पड़ेगा। जो जो चीजें, जो जो बातें रखी गई, उन बातों को मानने से हालांकि ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, परंतु फिर भी उसके सामने वैकल्पिक कुछ चीजें रखी गई थी, जिसके बारे में हमने जो है कल की कक्षा में बात की थी। अब उस वैकल्पिक बातों में वही की वही चीज, क्या चीज, बार बार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश सरकार जो है, वो ब्रिटिश सरकार एक ही बात को लेकर के लगातार बैठी हुई थी कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य हम नहीं देंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेट जो है उसका दर्जा हम लोग आपको दे देंगे। संविधान निर्मात्री सभा की भी बात कही गई, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, मोहम्मद शफी, इन लोगों के लिए तो ये बात ठीक थी, लेकिन उसमें एक चीज जो सबसे बड़ी जो मिस रही वो क्या थी कि पाकिस्तान की जो मांग की गई थी, उस पाकिस्तान की मांग को लेकर के कोई भी सुस्पष्ट स्थिति नहीं थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका क्या किया, बहिष्कार किया। और कांग्रेस ने तो चूंकि जो अगस्त प्रस्ताव थे, इन अगस्त प्रस्तावों को एक तरीके से पूर्णतः जो था वो अस्वीकार कर दिया था, और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह? अपने स्वयं के स्तर पर जो जो बड़े जो मुखिया थे, जो बड़े नेता थे, जो क्षेत्र के अनुसार, उन क्षेत्र के अनुसार ये जो ब्रिटेन सरकार की जो नैतिक नीतियां थी, इन नीतियों को प्रतीकात्मक रूप से इनका विरोध करना ही एक तरीके से क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह था। ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले 17 अक्टूबर 1740 ईस्वी को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। किसने? विनोबा भावे ने। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत किया। गांधी जी ने
व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का आह्वान किया। तो ध्यान रखना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की सबसे पहली जो बात कही गई थी वो किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। अब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या किया जा रहा है? प्रारंभ किया जा रहा है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। प्रथम सत्याग्रही के रूप में एक तरीके से ये भी सविनय का ही प्रयोग था, एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की यदि हम बात करें तो ठीक उसी का ही रूप था। तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही के रूप में उनके सबसे ज्यादा और पसंदीदा जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा कि विनोबा भावे ने पवनार वर्धा महाराष्ट्र के समीप जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। देखिएगा कि गांधी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को नियुक्त किया। विनोबा भावे को नियुक्त किया तथा दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू JLN को नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना कि 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को विनोबा भावे ने पवनार वर्धा से इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया। तो ध्यान देना, सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे है। कब किया है प्रारंभ? 17 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ। ये 1940 को 17 अक्टूबर 1940 कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? पवनार वर्धा से। और पवनार वर्धा बोले तो कहाँ से? महाराष्ट्र से। आगे बात समझ में क्लियर है? दूसरा जो चरण था सत्याग्रह का, इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा जो चरण था वो 5 जनवरी 1941 को प्रारंभ हुआ। अब इस दौरान ऐसा कहा जाता कि इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूंस दिया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या? अहिंसात्मक था। क्या था? अहिंसात्मक था। कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा की घटना का उल्लेख यहां पर नहीं मिलता है। भारतीय लोगों ने कांधे से कांधा मिलाकर के जो है इसमें सहयोग किया।
जितने भी जो सत्याग्रही थे, इन सत्याग्रहियों ने लोगों की भीड़ इकट्ठा की और भीड़ इकट्ठा करने के बाद में गांवों में, तहसीलों में, जिलों में, राज्य मुख्यालयों पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, ब्रिटेन यहां पर सर्वे सर्वा बन करके, अभी मित्र राष्ट्रों की आगे बात करेंगे हम लोग क्रिप्स मिशन के दौरान, तो इस विश्व युद्ध के विरोध में जो भाषण दिए, भाषण देने के बाद में जैसे ही ब्रिटिश सरकार के जैसे सैनिक आए, सैनिकों ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, आपको गिरफ्तार करना है, करो गिरफ्तार, आपको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कीजिए। तो इस प्रकार से लगभग 25,000 सत्याग्रही जो है इसमें जेल में चले गए। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? तो देखिएगा कि दूसरा चरण, दूसरा चरण 5/1/1941 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। लगभग 25,000 सत्याग्रही, लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। लगभग कितने? 25,000 जो सत्याग्रही जो थे, इन्होंने इसमें क्या दी है? गिरफ्तारी दी। ध्यान रखिएगा कि सभी सत्याग्रहियों ने युद्ध विरोधी भाषण दिए। कॉमन चीज क्या थी इसमें कि युद्ध विरोधी जो है वो भाषण दिए गए थे। आगे बात समझ में क्लियर है? अब यहीं पर एक चीज और विशेष महत्वपूर्ण बात सुनिएगा। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था तो सी राजगोपालाचारी ने अलग से नेतृत्व किया, अभी आगे बात करेंगे। और यहीं पर कांग्रेस में कई प्रकार की जो है चीजें चल रही थी। क्या चीजें चल रही थी? कि गांधी का उत्तराधिकारी कौन होगा, गांधी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्योंकि सुभाष बाबू और गांधी के तो पहले से ही जो है संबंध ठीक नहीं थे। सुभाष अब तक भारत छोड़ करके जा चुके। तो इस स्थिति में क्या, महात्मा गांधी ने अपने एक छोटे से संभाषण में कहा कि मैं मानता हूं, क्योंकि एक बार देखो थोड़ी सी यदि हम बात करें ना जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू जो था वो कहीं पर भी, जब हमने कांग्रेस के युवा नेतृत्व की बात की थी तो उसमें 3 लोगों का विशेष रूप से मैंने नाम लिया था। कौन कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति। सुभाष चंद्र बोस हमेशा अडिग रहते थे अपनी बात के ऊपर, और थोड़ी सी यहाँ पर जो ये राजनीति का जो कुघटना का चक्र चला उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वामपंथी और दक्षिणापंथी जो राजनीति थी, ये इसका केंद्र था। इसी के कारण ये सारे के सारे षड्यंत्र हुए। अब इन स्थितियों में नेहरू की जो स्थिति थी, वो नेहरू की स्थिति ये थी कि ना तो वो गांधी का पूर्ण रूप से पक्ष लेते थे और ना ही वो सुभाष का पूर्ण रूप से पक्ष लेते थे। जब सुभाष के साथ होते थे तो उनकी बात में हाँ करते थे, गांधी के साथ में होते थे तो गांधी के साथ में हाँ करते थे। हाँ, कई ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने गांधी का कई बातों के ऊपर उन्होंने विरोध भी किया, कई बातों के ऊपर उन्होंने क्या किया? विरोध भी किया।
तो जब अब गांधी के उत्तराधिकारी का जो है प्रश्न आया, तो इस समय गांधी ने अपने छोटे से संभाषण में एक बात कही कि हाँ, मैं मानता हूं कि जवाहरलाल नेहरू और मेरे बीच में वैचारिक रूप से मतभेद होते हैं। वैचारिक रूप से मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नीतियां अलग अलग है। हमारी नीति दोनों की जो है वो क्या है, एक ही है। और आज इस दिन में 15 जनवरी 1941 के दिन जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। 15 जनवरी 1941 ईस्वी के दिन गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपना क्या कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिएगा कि 15 जनवरी 1941 के दिन 15/1/1941 ईस्वी के दिन ईस्वी को गांधी ने JLN को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और यही सबसे बड़ा कारण था कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आ गई बात समझ में। और दूसरे जो चाहते थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, बापू के द्वारा। कब करवाया गया है, 15 जनवरी 1941 को गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना क्या कर दिया है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि नेहरू ने द पार्टिंग ऑफ द वेज, द पार्टिंग ऑफ द वेज अर्थात रास्तों का अलगाव नामक एक शीर्षक से एक निबंध लिखा। और इस निबंध में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार को लगता होगा कि बम वर्षक विमानों, टैंकों और हथियारों से लैस लोगों की इस दुनिया में हम कितने कमजोर हैं। हम मतलब क्या है, भारतीय। कि ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि उनके पास बड़े बड़े बम वर्षक विमान हैं, बड़ी बड़े टैंक हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, इस प्रकार की उनके पास में सेना है। और उनके सामने जो है हम भारतीय जो हैं वो कमजोर हैं। अगली बात सुनिएगा, उसी में क्या लिखते हैं कि हमारी फिक्र वह क्यों करें, लेकिन शायद सशस्त्र लड़ाइयों की इस दुनिया में भी मनुष्य की चेतना या राष्ट्रीय चेतना जैसी कोई चीज होती है, जो ना तो है और ना ही कमजोर, जिसकी अवहेलना करना मुसीबत को दावत देना है। आप जो ये हमें दिखाते हो ना, बम वर्षक विमान है आपके पास में, तोप हैं, घोड़े हैं, बारूद है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है, राष्ट्रीय चेतना। क्या है, राष्ट्रीय चेतना। तो देखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने, JLN ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय चेतना नामक सबसे बड़े राष्ट्रीय चेतना को सबसे बड़ा हथियार बताया,
अरे भाई मारोगे तो कितनों को मारोगे तुम लोग, क्योंकि पूरा का पूरा जब हुजूम सामने होता है तो कई बार हाथ कांपना बंद कर देते हैं, हाथ कांपना स्टार्ट कर देते हैं और हाथ में ली हुई बंदूक भी चला नहीं पाते। तो गांधी जी ने जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो रणनीति तय की, उन्होंने इस रणनीति में कहा कि सत्याग्रही, प्रत्येक सत्याग्रही ये मांग करेगा कि युद्ध में हिस्सा लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और साथ ही साथ सत्याग्रही सार्वजनिक रूप से घोषणा भी करेंगे कि पैसे या आदमी से ब्रिटिश सरकार के युद्ध कार्य में मदद करना गलत है। जितने भी मित्र राष्ट्र हैं वो यदि ब्रिटिश सरकार की सहायता कर रहे हैं तो वो क्या है, गलत है। केवल और केवल इसका कहने का औचित्य ये इतना ही था कि अहिंसक रूप से युद्ध मात्र का क्या करना है, हमें विरोध करना है, और हर जगह जाकर के युद्ध के विरोध में क्या देना है, भाषण देना। मैंने आपको बताया कि विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। गांधी की सबसे बड़ी बौद्धिक चातुर्य ये देखिएगा कि सत्याग्रहियों का जो चुनाव किया गया वो बहुत खूब सोच समझ करके किया गया। जब जब सत्याग्रही सार्वजनिक मंचों के ऊपर भाषण देते, सार्वजनिक मंचों के ऊपर क्या देते, भाषण देते, मंच के ऊपर खड़े होकर के, तो चारों तरफ से क्या कर लिया जाता था कि जो इन भाषणों को सुनने के लिए ग्राम स्तर की बात कर लो चाहे जिला स्तर की बात कर लो, चारों तरफ से इस भाषण को सुनने के लिए जो लोग आते थे उससे पूर्व ही इन लोगों की चारों तरफ एक क्या बना दी जाती थी, सर्किल बना दिया जाता था। चारों की चारों तरफ क्या है, एक सर्किल बना दिया जाता था, हुजूम उमड़ता था पूरा का पूरा लोगों का। अब ब्रिटिश सरकार के सैनिक यदि इनको रोकने के लिए आएंगे तो उस पूरी की पूरी भीड़ तंत्र को तोड़ करके यहां तक, इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। यहां तक पहुंचना क्या था, बड़ा मुश्किल था। यदि पहुंच भी जाए इस स्थिति में तो तब तक जब तक आते तो वो युद्ध के विरोधी जो भाषण होते थे वो दे चुके होते थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अच्छा, कई बार जो है इसी जन समूह के कारण इन सत्याग्रही नेता जो थे, इन नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर पाते थे। अब यदि नहीं कर पाते थे तो जो बचे हुए, जो गिरफ्तार नहीं हुए हुए जो सत्याग्रही थे वो आगे गांव की ओर चल देते थे और संदेश फैलाते थे क्या, कि दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। संदेश क्या फैलाया गया कि दिल्ली की ओर बढ़ने का कोशिश करते हैं, और इसी कारण इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसके पीछे नाम इसका क्यों पड़ा उसको भी मैंने आपको बता दिया कि जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं होते थे वो दूसरे गांव की तरफ कूच करते थे और वो एक ही बात बोलते थे कि चलो दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण इस सत्याग्रह को क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि कांग्रेस नाजीवाद विजय का उतना ही विरोध करती है जितना कि ब्रिटेन का कोई नागरिक एक कर सकता है। आगे बात समझ, तो देखिएगा कुछ बातें मैं लिख रहा हूं कि जो सत्याग्रही, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि जो सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं होते वह अगले गांव की तरफ
कूच कर जाते। प्रत्येक सत्याग्रही कूच करते समय चलो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, चलो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। का नारा बोलता, का नारा उद्घोष करता। अतः इस आंदोलन को या अतः इस सत्याग्रह को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, अतः इस सत्याग्रह को, इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। हो सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम पर आप उससे पूछ लिया जाए कि दिल्ली चलो आंदोलन कौन सा था, तो ध्यान रखना कि सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह ही क्या था, दिल्ली चलो आंदोलन था। तो ये हमने बात कर ली व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन, तो बेसिक सा सीधा सीधा तो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो याद रखना कि क्रिप्स मिशन जो है भारत 1942 में आया था। अब सुनो कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तो इधर यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है और दूसरा उधर वहां पर मित्र राष्ट्र जो थे, मित्र राष्ट्रों की हम बात करें तो चीन, इंग्लैंड, यूएसए, रूस, फ्रांस, इन समस्त लोगों ने, जैसे चीन के जो उस समय के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे चांग काई शेक, चांग काई शेक। यूएसए के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे रूजवेल्ट। उधर यदि हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड, ठीक है ना, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे चर्चिल। मित्र राष्ट्रों की स्थितियां बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमें, स्थितियां नाजुक थी, हारने वाली स्थिति में थे और इसीलिए यूएसए, रूस, फ्रांस और चीन, इन समस्त देशों ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार के सामने, या फिर मैं यूं कहूं कि प्रधानमंत्री चर्चिल के सामने एक बात रखी और दबाव डाला उसके ऊपर कि भैया जी ऐसा है कि या तो भारतीय लोगों से युद्ध में सहयोग प्राप्त कर लो और नहीं तो हमारी हालत खराब होने वाली है। तो इन समस्त मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, चर्चिल के ऊपर दबाव डाला और दबाव क्या डाला कि भारतीयों से युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत करें। भारतीय तो पहले से बेचारे जीव तैयार थे,
लेकिन अगस्त प्रस्ताव में उस प्रस्ताव को ठुकराया गया था। अब वो आगे होकर के किस रूप में बात कर सकते थे? तो यहीं पर उस समय, क्योंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नया चेहरा उभर के आया गांधी जी से आगे, क्योंकि गांधी का उत्तराधिकारी हो गया कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो अब ब्रिटेन में व्यक्ति बात करने जाए तो जाए कौन? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, ये वस्तुतः ध्यान रखना कि ये जवाहरलाल नेहरू के सबसे बड़े मित्र के रूप में थे। और इसीलिए इस स्टेफर्ड क्रिप्स को चर्चिल ने अपना प्यादा बनाया। चर्चिल ने अपना क्या बनाया? प्यादा बनाया। इसी स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीय राजनीति का जो गतिरोध था, भारतीय लोगों की जो चीजें थी, उन चीजों के साथ में समझौता करने के लिए एक मिशन भारत भेजा। और इसी मिशन को क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि क्रिप्स जो था वो वस्तुतः जवाहरलाल नेहरू का मित्र हुआ करता था, तो उसे भी ये अंदेशा तो था कि केवल बहुसंख्यक हिंदुओं से आवश्यक सहमति प्राप्त करेंगे, परंतु सबसे ज्यादा संख्या वाली जो अल्पसंख्यक जाति है, मुसलमान जो हुआ करते थे, इनसे भी सहमति प्राप्त करना उसके लिए अनिवार्य था। 22 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए और भारत आने के बाद में ये बड़े बड़े भाषण दिए। और भाषण देने के बाद में, क्योंकि लेबर पार्टी थोड़ा सा भारत के समर्थक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अरे भारतीय लोगों, भाई तुम जो कर रहे हो ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चला रहे हो, ये राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल और बिल्कुल सही है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उसने क्या किया? समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। 2-3 दिन लगातार बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दिए ठोके क्रिप्स मिशन ने। तो भारतीय लोग, देखो हम भारतीय लोग थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं ना, जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी फेंकालोदी वाली बातें करते हैं ना, तो उसके दबाव में तुरंत प्रभाव से हो कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक इतिहासकार ने लिखा भी है कहीं कि इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। भारतीय लोग भावनात्मक रूप से क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं, है ना। हम भावना में बहुत जल्दी बह जाते हैं, और ये हमारी सबसे अच्छी ताकत भी है। आज अनेकता में एकता होते हुए भी भारत राष्ट्र एक है। क्यों है? उसके पीछे यही कारण है। खैर, तो लगातार 3 दिन तक खूब लंबे चौड़े भाषण ठोके क्रिप्स मिशन ने। और 25 मार्च को भारतीय नेताओं का सर्वदलीय सम्मेलन बिठाया, है ना, और बिठा करके कहा देखो मैं इस प्रकार का मसौदा लेकर के आया हूं। तो 25 मार्च 1942 को भारतीय नेताओं के सामने उसने अपनी मसौदे की सारी बातें रखी। और 29 मार्च को इसी चीज को जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया गया। क्या क्या बातें थी उस क्रिप्स मिशन की, वो पहले सुन लो। वही वाली बात, पहली बात तो जो हमेशा ऊपर रही, सर्वोच्च रही, सर्वोपरि रही। क्या बात? कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, अर्थात स्वतंत्र उपनिवेश होगा भारत ब्रिटेन का। दूसरी चीज, भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसकी मांग बहुत पहले से चली आ रही थी। और ये संघ जो होगा वो विदेशी नीति के मामले में स्वतंत्र होगा। विदेशों के साथ में किसी भी प्रकार के आप यदि रिश्तेदारी करते हैं, दूसरे देशों के साथ में आप संबंध स्थापित करते हैं, तो हमें उस चीज से कोई भी किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं है। फिर अगली बात क्या? कि युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, और इसमें ब्रिटिश, भारत वे देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। तो पहली बार कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को स्पष्ट रूप से संविधान निर्माण करने की बात कही जा रही है। कहां पर है? क्रिप्स मिशन में। लेकिन मेरी बात और सुन लोगे भाई, कि ब्रिटिश सरकार जो आप ये जो नया संविधान बनाएंगे, इस नए संविधान को हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर ही हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्या क्या शर्तें थी? पहली चीज, अब देखो
ये यहां से बड़ा सांप छोड़ा गया। क्या सांप छोड़ा गया? पहली बात, क्योंकि अब ये सुस्पष्ट रूप में ये बात ये कहना ही नहीं चाहते, ये बात ये कहना ही नहीं चाहते कि साहब हम जो है पाकिस्तान मांग को स्वीकार करते हैं। अस्पष्ट शब्दों में एक बात कही गई कि जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते वो पृथक संविधान बना सकते हैं। आ गई बात समझे? तो ये एक तरीके से भारत विभाजन की बात मान ली गई है। कहां पर? क्रिप्स मिशन में। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और दूसरी चीज इसमें एक बात और कही गई कि देशी रियासतों को भी भारतीय संघ से अलग होने और उनके पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। अर्थात पाकिस्तान की जो मांग रखी जा रही थी, इस मांग को एक तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। कहां पर? क्रिप्स मिशन में। तो पहली बात तो ये प्रावधान एक तरीके से अस्पष्ट भाषा में इस बात को मान लिया गया कि साहब आप पाकिस्तान की जो मांग रखी गई है उस मांग को एक तरीके से मान लिया गया। दूसरा वही वाली बात कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान रखा गया। आप जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते और वो संविधान आपके ऊपर लागू नहीं हो जाता, जब तक जो देशी संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होने चाहते हैं, या जो रियासतें अलग होना चाहती है वो अपना अलग से संविधान बनाएगी। ये व्यवस्था जब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाती तब तक भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन पर होगा। देखो कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? मतलब खुद क्या बोलूं, खुद की सुरक्षा के तो फटे हाल है और अभी भी वो बात यही कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर होगा। अब इस चीज को आप समझना क्यों कह रहे हैं। जापान के द्वारा, किसके द्वारा? जापान के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि एशिया जो है एशियाइयों का है और भारत के ऊपर जापान के लगातार युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। और इस स्थिति में भारत की भी स्थिति पतली हो चुकी थी क्योंकि ब्रिटेन जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। अब एक तरीके से पहले तो ब्रिटेन का अधिकार था और दूसरी तरीके से यदि जापान ने आक्रमण किया भारत के ऊपर तो दूसरा फिर यहाँ से फिर औपनिवेश के रूप में फिर यहाँ पर परतंत्रता की गंभीर बेड़ियों में जकड़े जाने वाले थे कौन? भारतीय लोग। इसीलिए ये बात कही गई, ध्यान रखना। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं वो भी यथावत रहेगी। युद्ध के दौरान जो है कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा और उसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये क्या था? क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन ने कहा कि जितना जल्दी संभव हो सके भारत में हम स्वशासन स्थापना करना चाहते हैं। तो एक तरीके से यदि हम बात करें कि क्रिप्स मिशन में पहली बार कुछ चीजें ऐसी हुई है जो इससे पूर्व कभी हुई नहीं, जैसे संविधान निर्माण का अधिकार अब जो है आके जाकर के केवल और केवल भारतीय लोगों को दिया गया है। पहली बार जो है एक तरीके से संविधान निर्मात्री सभा के गठन की ठोस योजना बनाई गई है। तो ये सारी की सारी बातें यहां क्रिप्स मिशन में पहली बार हमें देखने को मिल रही है। आगे बात समझ में क्लियर है? अगली बात यदि हम लोग करें तो प्रांत जो थे, इन प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार देने का मतलब यह था कि वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन को ब्रिटेन ने भी क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। भारतीयों को प्रशासन में पूरी भागीदारी देने की बात कही गई है क्योंकि जो कार्यकारिणी है इसमें विशेष रूप से भारतीय लोगों को शामिल करने की बात कही गई और भारतीय संघ को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद करने का भी अधिकार दे दिया गया।
जवाहरलाल नेहरू के सामने जब ये मसौदा रखा गया था 25 मार्च को, तब नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मैंने पहली बार स्क्रिप्स मिशन को पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक दिवालिया बैंक होता है। और गांधी जी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, जो कभी भी भुनाया नहीं जा सकता। तो गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही कि ये पोस्ट डेटेड चेक तो है ही है, लेकिन वो चेक भी कौन सी बैंक का है? जो कि दिवालिया हो चुका, जो पहले से घाटे में है, जो पहले से घाटे में है, जिसके पास में खुद के पास में कुछ नहीं है, वो हमें क्या देगा? तो इसलिए स्क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। क्या कहा गया था? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। कौन से मिशन को? क्रिप्स मिशन को। देखिएगा, अब मैं चीजें लिख देता हूं आपके लिए कि मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी, ठीक है, के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन पर भारत से सहायता लेने हेतु दबाव बनाया। ध्यान रखना, इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी को कभी अर्धनग्न फकीर कहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के पीएम जो थे वो ध्यान रखना कौन है? विंस्टन चर्चिल। इधर यदि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो थे, वो राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। चीन के यदि हम बात करें तो चीन का जो था वो चांग काई शेक ठीक है। ये सारे के सारे लोग इन्होंने एक तरीके से, अब यदि हम बात करें तो अन्य मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इसी में फ्रांस शामिल हो जाएगा। कौन शामिल हो जाएगा? फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, चीन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये लोग जो थे ये मित्र राष्ट्रों में एक तरीके से आपके क्या थे? शामिल थे। आगे बात समझ में क्लियर है? और ये लोग लगातार जो है ये दबाव बना रहे थे कि भारत से क्या लिया जाए, सहयोग लिया जाए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा कि चर्चिल ने भारत में राजनीतिक
गतिरोध को समाप्त करने हेतु लेबर पार्टी के स्टेफर्ड क्रिप्स को के नेतृत्व में एक आयोग भारत भेजा। एक आयोग भारत भेजा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा क्या आता है, आयोग भारत आता है। 23 मार्च को ये कहां पर पहुंचता है, भारत पहुंचता है। 23 मार्च 23/3/1942 ईस्वी को आयोग भारत पहुंचा, भारत पहुंचा। ठीक है, और क्रिप्स का कथन क्या था? क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया। वे कहा कि भारत को जितना जल्दी संभव होगा स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा। स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा। माफ करना, 22 मार्च, ठीक है, 22/3, 25/3/1942 ईस्वी को क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा। उनतीस मार्च को 29/3/1942 को इसे भारतीय जनता के सम्मुख रखा गया। ध्यान देना कि क्रिप्स मिशन की
शर्तें क्या क्या है? नंबर 1, भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा, पहली बात। नंबर 2, भारतीय संघ की स्थापना, ध्यान रखना कि यह संघ विदेशी मामलों में स्वतंत्र होगा। युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। परिषद का गठन किया जाएगा और इसमें जो है ब्रिटिश भारत व देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी में सब पॉइंट कि जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, वह पृथक संविधान का निर्माण करेंगे। और ध्यान रखना कि यही अधिकार देशी रियासतों को प्रदान किया गया। यही अधिकार देशी रियासतों को
नेक्स्ट, इसी का सब पॉइंट नंबर 2, अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। ध्यान देना, इस तरह से क्रिप्स मिशन में भारत विभाजन की बात मान ली गई। उक्त बातें पाकिस्तान के रूप में विभाजन की ओर संकेत करती है। और नंबर 4 पॉइंट कि ये समस्त व्यवस्थाएं लागू होने तक भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन पर होगा। नंबर 5, गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत रहेंगी। नंबर 6, कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्ग शामिल होंगे। नेहरू का क्या कथन रहा? जे एलन ने कहा, जब मैंने पहली बार इस
प्रस्ताव को पढ़ा तो मायूसी हाथ लगी, मायूसी हाथ लगी। मेरे दोस्त क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए, शैतान के वकील बनकर आए। ठीक है, यहाँ पर शैतान कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो दोस्त है ना, वो दोस्त के रूप में नहीं आया, ये तो शैतान का वकील बन करके आया। आगे बात समझ में, ध्यान रखिएगा कि गांधी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, आगे बात समझ में। और साथ ही साथ नेहरू ने दिवालिया बैंक का चेक कहा? ठीक है, तो गांधी जी ने इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, जो कभी भी भुनाया नहीं जा सकता। और गांधी जी ने जब ये बात कही तो नेहरू ने कहा कि गांधी जी बापू इतनी बात नहीं है, ये तो बैंक भी दिवालिया है, ये तो बैंक भी क्या है? दिवालिया है। और इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा किसने? नेहरू ने। तो ये सारी की सारी बातें हो गई किसके बारे में? आपकी क्रिप्स मिशन के बारे में। साथ ही साथ हमने अध्ययन किया व्यक्तिगत सत्याग्रह का। अगली जो हमारी कक्षा रहने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण बात रहने वाली है, जहाँ पर हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की, और उसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा समाप्त। बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, तो मज़े आने वाले हैं खूब। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले, आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।